साथियों नमस्ते। तो आज हम कार्यपत्रक 53 करेंगे जिसकी दक्षता है संख्याओं के गुणज एवं गुणनखंड की समझ बना पाना। तो देखो हम पहले गुणज और गुणनखंड के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको मैं वापस समझा देता हूँ। तो देखो गुणज का सीधा सीधा मतलब होता है पहाड़ा, है ना। गुणज का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? पहाड़ा। जैसे मान लीजिए मैंने 5 लिया और 5 को मैंने 3 से गुणा कराया, तो गुणा कराने पर जो संख्या मुझे मिलेगी वो 5 का गुणज होगी और 3 का भी गुणज होगी। ठीक है। अब आते हैं हम गुणनखंड पर। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक संख्या ले ली 5, ठीक है, तो 5 किस किस संख्या से विभाजित है, यानी 5 में पूरा पूरा भाग किस किस का जाएगा, तो 1 में जाएगा और 5 में जाएगा। तो ये दोनों जो है 5 के गुणनखंड होंगे। जैसे 4 ले लो, तो 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है। तो ये तीनों जो है 4 के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे, उसके टुकड़े होंगे। बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न है निम्न में से कौन कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 40 में भाग नहीं जाता। उन संख्याओं पर घेरा यानी कि गोला लगाइए। अब देखो 1 में 40 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर 3 का भाग पूरा पूरा 40 में नहीं जाएगा। 4 में जाएगा, 5 में भी जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, 6 में नहीं जाएगा, 7 में भी भाग नहीं जाएगा। आठों पंजे 40 होता है, यानी 8 में भी भाग जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, 12 में भी नहीं जाएगा, 13, 14, 15, फिर 16, 17 और 18। यानी कि 40 में किसका भाग जाएगा? 1 का, 2 का, फिर 4 का, 5 का, 8 का और 10 का। ठीक है। फिर 20 का भाग भी जाता है इसमें, लेकिन यहाँ 20 है ही नहीं। ठीक है। तो इन सभी ये जो गोले लगे हैं इनमें 40 का भाग नहीं जाता, ये मतलब 40 में इनका भाग नहीं जाता। प्रश्न 2 है उचित विकल्प पर सही यानी राइट का निशान लगाइए। 20 और 60 का एक सार्वगुणनखंड 10 है या 11 है। तो देखो सार्वगुणनखंड का मतलब होता है जो दोनों को विभाजित कर दे। गुणनखंड मतलब जिसका भाग जाए। तो देखो 20 में 10 का भाग जाता है, 60 में भी 10 का भाग जाता है, तो ये इसका सार्वगुणनखंड होगा। 16 और 24 का सार्वगुणनखंड, यानी वह संख्या जो 16 को भी विभाजित करे और 24 को भी विभाजित करे, तो वो संख्या कौन सी है? 4 है। 22 और 44 का सार्वगुणनखंड, तो यह है 11, दोनों में 11 का भाग जाता है। 25 और 35 दोनों में। अब देखो यहाँ पर सार्वगुणनखंड बताना है हमको, तो यहाँ पर देखो 25 में 1 का भाग जाता है, 35 में भी 1 का भाग जाता है, 25 में 5 का भाग भी जाता है और 35 में 5 का भाग भी जाता है। तो ये दोनों ही जो है इसके क्या होंगे? सार्वगुणनखंड होंगे। फिर है प्रश्न संख्या 3 है नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर उचित यानी कि राइट का निशान लगाइए। वैसे आपको सार्वगुणनखंड ज़्यादा पूछे तो आपको 5 पर राइट लगाना है, क्योंकि 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आता है। ठीक है। ठीक। अब देखो तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों पर उचित पर राइट का निशान लगाना है। पहला है इनमें से कौन सा 140 का एक गुणनखंड है, यानी ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 40 का भाग जाता है। 12 में भाग, आप 140 में 12 का भाग देना, भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 71 का भाग तो नहीं जाएगा। 28 का भाग देखकर चेक करना पड़ेगा और 6 को भी चेक करना पड़ेगा, यानी सबको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 140 में 12 को चेक करते हैं। तो 12 एकम 12 बच गया 2। अब देखो भाग नहीं जा रहा है। 71 का तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। फिर 28 का चेक करो, तो क्या 28 के पहाड़े में 140 आता है? तो आठों पंजे 40 होता है ना, तो 28 का 5 से गुणा करो। आठों पंजे 40, हासिल के 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, आया 140, है ना। कितनी बार भाग गया? 5 बार, यानी 28 तो है। अब 6 को भी चेक करो, 140 में 6 का भाग दो, तो 6 दूनी 12 होता है, बचा 2 और 0। अब भाग नहीं जा रहा है, यानी हमारा 28 उत्तर आएगा। फिर अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी संख्या 555 का एक गुणनखंड है। तो देखो यहाँ पर 25 का भाग देना, आप 43 का भी भाग देना और 100 का भाग देना। यहाँ पर 100% 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि पीछे 5 है। 25 का भाग इसमें नहीं जाएगा, आप चेक कर लेना। फिर इनमें से कौन सा 276 का एक गुणनखंड नहीं है, यानी 3 तो है और 1 नहीं है। तो सबसे चेक करो, सबसे पहले 276 में 33 का भाग दो, जिसमें भाग नहीं जाएगा वो हमारा उत्तर। तो 33 का भाग देंगे तो 6 का भाग दे दो,
तो 6 यहाँ पर पीछे 6 आ रहा है ना, तो 3 का किससे गुना करें 6 आए। चलो एक बार 6 से चेक करते, 6 3 18 हासिल का 1, 6 3 18 और 1 19, 3 का चेक हो, 6 का तो हमारा 276 नहीं बन रहा। अब हम 9 से चेक करते हैं या फिर 8 से चेक करते हैं, तो 8 3 24 होता है हासिल के 2, 8 3 24, 24 और 2 26, ये आ रहा है 264 और यहाँ आ रहा है 276। 9 का देते हैं देखो, तो 9 3 27 हासिल के 2, 27 और 2 29, ये आ रहा है 297। यानी कितनी बार भाग गया आपका 8 बार, कितना आया 264। अब घटाओ, तो 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 6 गया 1। अब भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 276 में यानी भाग नहीं जा रहा है और हमें वही बताना है किसका भाग नहीं जा रहा है, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 33। बाकी को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी इन तीनों का भाग इसमें जाएगा, आप चेक जरूर करना। फिर है प्रश्न संख्या 4, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखिए, है ना, गुणज भी बताने गुणनखंड भी बताने। तो यहाँ पर पहले हम गुणनखंड यानी किस किस का भाग जाता है वो बता देते हैं। पहला तो किया हुआ है, दूसरा देखो 25, 25 1 का भाग जाएगा, 25 में 5 का भाग भी जाएगा और 25 का भी भाग जाएगा। अब प्रथम 5 गुणज बताने हैं, तो 25 एकम 25 यानी पहाड़ा बोलो, 25 दूना 50, 25 त्रिया 75, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। तो ये हो गए आपके 5 गुणनखंड। फिर है 44, इसके पहले तो हमें गुणनखंड यानी ये किस किस से विभाजित है, तो ये 1 से विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, फिर इसमें 4 का भाग जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, 6 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा, 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 9 का भाग भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा। अब सीधा 11 का भाग ज़रूर जाएगा, फिर 22 का भाग जाएगा और फिर सीधा 44 का भाग जाएगा। इसके गुणनखंड बताने, तो 44 एकम 44, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये अगला कर रहे हैं अपन। फिर 44 दूना 88, 44 तिया कितना होता है, तब 44 को 3 से गुना कर दो, तो 4 तिया 12 हासिल का 1, 12 और 1 13, 132। फिर 44 को 4 से गुना करो, 4 चौक 16 हासिल का 1, 16 और 1 17, 176। फिर 44 का 5 से गुना करो, तो 5 चौक 20 हासिल के 2, 20 और 2 22, 220, 220। तो ये इसके क्या हो गए, गुणज हो गए। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 5 में, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यानी हमें यहाँ भाज्य संख्या दी है और इसमें हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो ये वाला प्रश्न हमें कैसे करना है, तो देखो हमने पढ़ा है कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है। अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13 और ऐसी सारी संख्याएं अभाज्य होती है। तो हमें इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग तब तक देना है जब तक भाग जाता है, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। सबसे पहले इसमें 2 का भाग दो, तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, हमें कैसे पता चलेगा 2 का भाग जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है ना। फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 पंजे 10 बचा 1, 2 सत्ते 14। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा और 57 जो है ना, वो 13 के पहाड़े में आता है, तो अब सीधा 13 का भाग देंगे अपन, है ना। 13 चौक 52, सॉरी 13 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है। देखो 7 5 12 होता है ना, 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग दे देते अपन। तो 3 एकम 3 बचा 2, 3 नम 27 और 19 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 19 एकम 19, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 135, इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा या नहीं चेक करते। 5 और 3 8 और 1 9, 3 का भाग जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़े में आ रहा है। चलो भाग दो, तो 3 चौक 12 होता है, बचा 1, तीनों पंजे 15। अभी भी इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15। अभी भी 3 का भाग जा रहा है, तीनों पंजे 15, है ना। अब 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। इसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं, 5 और 2 7 और 2, 3 का भाग जा रहा है, तीनों साते 21 और तीनों पंजे 15। अभी भी 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6 बचा 1, तीनों पंजे 15। अब 5 का भाग जा रहा है, 55 25 और 5 एकम 5। फिर आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 में, मैं एक संख्या 90 एवं 60 दोनों की गुणज हूँ और 500 और 600 के बीच में आती हूँ, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो देखो इसके लिए हमें इन दोनों के गुणज लिखने पड़ेंगे, 90 के गुणज भी लिखने पड़ेंगे और 60 के गुणज भी। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 6 नम 54, ठीक है।
तो यहाँ पर संख्या 500 और 600 के बीच में, यानी एक बार और बोलेंगे हम पहाड़ा। 7 नम 63 यानी 630। चलो अब यहाँ पर भी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्तू 42, 6 अट्टू 48, फिर 6 नम 54 और 6 दाएँ 60। अब देखो यहाँ पर 540 आ रहा है, यहाँ भी 540 आ रहा है, तो ये आपके क्या हो गया, ये आपका हो गया समान गुणज। ठीक है, कितना आ गया 540, यानी 540 90 का गुणज भी है और 540 60 का गुणज भी है। अब है कार्यपत्रक 54, जिसकी दक्षता है लघुत्तम समापवर्तीय यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तीय यानी एचसीएफ की समझ बना पाना। तो पहला प्रश्न देखो, नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 समान गुणजों पर गोला यानी कि घेरा लगाइए। अब यहाँ पर 3 और 5 दोनों का समान गुणज चाहिए, तो एक काम करो 3 और 5 का गुणा कर दो। तीनों पंजे कितना हुआ 15, यानी 15 के पहाड़े में जो आएगा वो 3 और 5 दोनों का गुणज होगा। तो सबसे पहले 15 एकम 15, फिर 15 दूना 30, ये हो गया 30, 15 तिया 45, तो यहाँ हो गया 45, और 15 चौके 60, तो ये हो गया 60। 15 पंजे 75 तो है नहीं, तो ये चारों 3 और 5 के समान गुणज होंगे, यानी वो 3 का गुणज भी होगा और 5 का गुणज भी होगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भाग विधि द्वारा 24, 30 और 18 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। तो देखो भाग विधि में जब भी हमें एलसीएम ज्ञात करना हो, लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करना हो, तब तीनों का भाग में एक साथ देना है, और एचसीएफ ज्ञात करते समय हमें तीनों का अलग अलग भाग देना है। तो पहले देखो 24, 30 और 18, इन तीनों में हम किसका भाग देंगे, अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे, यानी कि 2, 3, 5, 7, 9, यानी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका ही भाग देना है। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि तीनों ही सम है, तो 2 का भाग देंगे तो 24 में 2 का भाग 12 बार जाएगा, 30 में 2 का भाग 15 बार और 18 में 2 का भाग 9 बार जाएगा। अब 12 सम है, यानी इसमें तो 2 का भाग जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा, तो जिसमें जाता है उसमें भाग दो। तो 2 का भाग 2 12 में तो कितनी बार जाएगा 6 बार। 15 और 9 में नहीं जाएगा, तो इनको वापस लिख दो। अभी भी सम संख्या है 6, तो अभी भी 2 का भाग जा रहा है, 2 त्रिया 6, इनमें नहीं जा रहा है, वापस लिख दो। अब किसी में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है और इसमें सब में जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, तीनों पंजे 15 और 3 त्रिया 9, अभी भी इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो भाग देंगे, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, 3 एकम 3। अब 5 का भाग जा रहा है, तो ये हो गया 1, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यहाँ नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो हमें अभाज्य संख्याएं मिली है, इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम मिलेगा, यानी कि 2 फिर गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5, सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 360। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इन तीनों के ही पहाड़े में वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों के अंदर हो, तो इन तीनों के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या 360 है, जो तीनों के पहाड़े में आपको मिलेगी, है ना। लघुत्तम यानी सबसे छोटी, समापवर्तीय यानी कि समान गुणज, इन तीनों का समान गुणज जो सबसे छोटा है वो है 360। फिर प्रश्न संख्या 3 देखो, भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 का भाग इन्होंने ऑलरेडी पहले दे दिया है, अभी भी 2 का भाग जाएगा क्योंकि दोनों सम है, तो 2 का भाग 2, 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी 18 बार भाग जाएगा, इसमें 12 बार भाग जाएगा। फिर 2 का भाग जाएंगे क्योंकि अभी भी दोनों सम है, इसमें 9 बार भाग जाएगा, इसमें 6 बार, अभी भी 2 का जाएगा क्योंकि 6 सम है, तो इसमें तो भाग नहीं जा रहा है, तो 9 का 9 लिख दो। फिर 2 त्रिया 6, अब देखो 2 का भाग दोनों में नहीं जा रहा, तो अब 3 का भाग 2, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3, अब 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और ये 1 हो गया। गुणा करो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 3 और गुणा 3, गुणा करने पर कितना आया 144। आप गुणा करना इस सबका 144 आएगा। फिर है प्रश्न संख्या 4, महत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तीय का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों का समान गुणनखंड हो, गुणनखंड यानी जिसका संख्या विभाजित हो। जैसे 28 है, तो 28 में 1 से विभाजित है, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से, 28 से, इन सभी से जो है 28 विभाजित होता है।
फिर 24 इन सभी से विभाजित होता है, ये सभी इसके गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में है तो वो है 4। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, क्योंकि महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें क्या है 4। यानी 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों में भाग जाता है। 28 भी 4 से भाग जाता है और 24 में भी 4 का भाग जाता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए, तो दोनों का भाग जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 4। तो यहाँ पर 4 आएगा, इसने यहाँ एंड में लिखा है, आप यहाँ 4 लिख देना। अब देखो 35 और 21, इसका हमें HCF बताना है, महत्तम समापवर्ती मतलब HCF बताना है, ठीक है। तो देखो 35 में 1 का भाग जाता है, फिर इसमें 5 का भाग जाता है, फिर 7 का भाग भी जाता है क्योंकि 7 पंजे 35 होता है, फिर इसमें सीधा 35 का भाग जाता है। 21 में देखो 1 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, फिर आपके 7 से विभाजित है और फिर सीधा 21 से विभाजित है। तो देखो 7 दोनों में आ रहा है, 1 भी दोनों में आ रहा है, लेकिन हमें बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या देखो 7 दोनों में आ रहा है, तो इसका महत्तम समापवर्ती कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या। फिर 40 में देखो 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 5 का भाग भी जाता है, फिर इसमें 8 का भाग जाता है, फिर 10 का भाग जाता है, 20 का भाग जाता है और फिर सीधा 40 का भाग जाता है। 18 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है, 9 का भाग भी जाता है और सीधा 18 का भी भाग जाता है। तो अब देखो ऊपर नीचे ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में है, तो यहाँ पर देखो 18 दोनों में नहीं है, 9 भी दोनों में नहीं है, 6 भी दोनों में नहीं, 3 भी नहीं है, कौन है दोनों में 2 है, तो 2 इसका महत्तम समापवर्ती होगा। फिर है 48, तो देखो 48 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, फिर 8 और 4 12 होता है, इसका मतलब 3 से विभाजित भी है, 4 से विभाजित है, 5 से 6 7 42 6 8 48 6 से विभाजित है, फिर ये 8 से विभाजित है ना, फिर 9 10 11 से विभाजित नहीं है और 12 से विभाजित है, फिर उसके बाद 13 14 15 16 16 एकम 16 16 दूना 32 16 तिया 48 16 से भी विभाजित है ना, फिर 17 18 19 और 20, फिर सीधा ये 24 से विभाजित है और 48 से विभाजित है। फिर 32 में देखो ये 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से नहीं है, 4 से 4 8 32 4 से विभाजित है, फिर 6 से विभाजित नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से विभाजित है, ठीक है। फिर 9 10 11 12 13 14 फिर सीधा 16 से विभाजित है और 32 से विभाजित है। तो देखो 16 इसमें भी है और 16 इसमें भी है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका महत्तम समापवर्ती कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब है आकलन 9, पहला प्रश्न है संख्या रेखा पर कथन -10 से 4 अधिक को दर्शाने वाला पूर्णांक है। तो अगर हम संख्या रेखा बनाएं, ठीक है, तो संख्या रेखा के यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा -10 होगा, फिर -10 से 4 अधिक यानी 4 कदम हमें इधर जाना है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या होगा, तो -10 के आगे यहाँ -9 -8 -7 और यहाँ क्या आएगा -6 आएगा, यानी -6 हमारा उत्तर होगा, जो कि है ये बी ऑप्शन। फिर निम्न में 3 से पूरी विभाज्य संख्या है जिसमें 3 का पूरा भाग जाता है, तो 3 की भाजकता का नियम क्या है कि इनको जोड़ने पर वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो देखो पहली संख्या 9 1 7 4 2 सबको जोड़ो, 9 और 1 10 10 और 7 17 17 और 4 21 21 और 2 21 और 2 हो गया 23 23 3 के पहाड़े में नहीं आता। फिर देखो 22 22 354, तो 2 और 2 4 4 और 3 7 7 5 12 12 और 4 कितना हो गया 16 16 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता। फिर देखो 2 8 1 0 5 जोड़ो, 2 और 8 10 10 और 1 11 11 और 5 16, ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, लास्ट बच गया 35 361 जोड़ो, तो देखो 3 और 5 8 8 और 3 11 11 और 6 17 और 1 18 18 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है। फिर है प्रश्न 3, निम्न में से 60 का एक गुणनखंड नहीं है, यानी 60 में किसका भाग नहीं जाएगा, तो 15 में 60 से विभाजित है,
15 का भाग 60 में जाएगा, 20 का भी जाएगा, 20 का नहीं जाएगा, है ना। और हमें वही बताना है कि कौन गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यानी अरे गलत हो गया, 20 से भी जाएगा, 30 का भी जाएगा, 40 का भाग नहीं जाएगा, है ना। 15 का भाग जाएगा, 20 का भाग भी जाएगा, 30 का भाग भी जाएगा, 40 का भाग नहीं जाएगा। और हमें जो गुणनखंड नहीं है वो बताना है। चौथा प्रश्न है, संख्या 18 व 24 लघुत्तम समापवर्तीय है, यानी हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखो वर्कशीट में हम क्या करते थे, 18 और 24 दोनों में एक साथ भाग दो अभाज्य संख्याओं का। तो इन दोनों में पहले 2 का भाग दो, क्योंकि दोनों सम है, तो 2 नम 18 होता है और 12 दूना 24 होता है। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो वापस लिख दो। कितनी बार जाएगा, 6 बार। इसमें 2 का भाग जा रहा है, जब तक 2 का भाग जा रहा है आप भाग देते रहो, 3 बार भाग जाएगा। अब दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 त्रिया 9 होता है और 3 एकम 3, अभी भी 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। इन सब का गुणा करेंगे, वो इनका एलसीएम होगा। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिया 24 और 24 का 3 से गुणा करो, 4 त्रिया 12 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आया 72। तो 72 हमारा आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न 5, निम्न 27, 90 और 15 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये हो गया 27, 90 और 15, इनमें किस किस का भाग जो है पूरा पूरा जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक नया मेथड बताता हूँ, उससे आसानी से हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे देखो, अगर मैं 27 की बात करूँ, तो 27 के गुणनखंड करो तो 3 का भाग जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। तो 27 का हमें क्या मिला, 3 गुणा 3 गुणा 3 मिला। फिर 90 में देखो 2 का भाग जाएगा 45 बार, फिर 3 का भाग जाएगा, है ना, क्योंकि 2 का भाग अब नहीं जाएगा तो 3 का जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, अभी भी 3 का भाग जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। तो 90 हमें लाना है, तो कैसे मिलेगा, 2 गुणा 3, फिर गुणा 3 और फिर गुणा 5 करके। अब है 15, तो 3 पंजे 15 होता है। अब देखो, जो दोनों में है उनको सेलेक्ट कर, तीनों में है उनको सेलेक्ट करो। तो देखो 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो इसका मतलब 3 इनका सार्वगुणनखंड है। फिर और कौन सी संख्या है जो तीनों में है, और कोई भी संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो 3 है वो इनका क्या है, सार्वगुणनखंड है। चलो अब आ जाते हैं हम प्रश्न 6 में। इनका भी हमें महत्तम समापवर्तीय ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तीय का मतलब ये हो गया कि इनका हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। और कैसा सार्वगुणनखंड, जो सबसे छोटा हो, है ना, जो सबसे छोटा हो। तो इसको भी हम लगभग ऐसे ही करेंगे। तो देखो यहाँ हमें संख्या दी है 32 और 24, तो 32 और 24 का हम अलग अलग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें 2 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, फिर 4 बार भाग जाएगा और फिर जाएगा 2 बार और फिर 2 एकम 2, यानी 1 2 3 4 5, 2 का गुणा 5 बार होगा तब 32 आएगा। फिर 24 है, 2 का भाग देंगे 12 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 का भाग देंगे 2 त्रिया 6 और फिर 3 एकम 3, यानी कि यहाँ आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब देखो 2 दोनों में है तो 2 आएगा, फिर 2 दोनों में है तो फिर गुणा 2 आएगा, फिर 2 दोनों में है तो फिर गुणा 2 आएगा। इन तीनों का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 जो है वो इन दोनों संख्याओं का मसप है, महत्तम समापवर्तीय है ना। और वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर सकती है। फिर 36 और 72, 36 और 72, 2 का भाग देंगे 18 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार भाग जाएगा। अब जाएगा 3 का भाग, 3 त्रिया 9 होता है, फिर 3 एकम 3 होता है। तो 2 गुणा 2 फिर 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 3 गुणा 3, फिर 72 में भी भाग देंगे। तो देखो 72 में 2 का भाग देंगे 36 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 18 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार भाग जाएगा। अब 3 का भाग 3 बार जाएगा, फिर 3 का भाग 1 बार जाएगा। यानी हमें क्या गुणनखंड मिले, हमें मिले 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर 3 गुणा 3। तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 है, फिर 2 और है, फिर उसके बाद देखो 3 भी है ना, 3 है, फिर एक बार और 3 है।
अब गुणा करो तो 2 दूनी 4 और 4 त्रिया 12, फिर 12 तिया कितना हो जाएगा 36। यानी इन दोनों संख्याओं में 36 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 36। 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 36। 7वां प्रश्न है 50 से 100 तक संख्याओं में से जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोला लगाइए। तो मैंने यहाँ पर पहले से गोला लगाया हुआ है। अब है प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? हाँ या ना में जवाब दे। तो देखो, इनको जोड़ने पर अगर 3 का पहाड़ा बनता है तो भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखो, पहला तो किया हुआ, दूसरा देखो 5 और 6 11 होता है, 11 में 0 जोड़ेंगे 11 होएगा, और 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए हम कहेंगे ना। 2 और 1 3 होता है, 3 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए कहेंगे हाँ। 3 और 4 7, 7 8 15, 15 और 4 19, इसका मतलब नहीं। 5 और 9 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, इसमें भाग जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए भाग जाएगा। फिर 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 में हम 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 21, और 21 3 के पहाड़े में आता है, भाग जाएगा। 6 4 10, 10 5 15, 15 और 2 17, तो भाग नहीं जाएगा। 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए भाग जाएगा। तो ये हो गया आपका आकलन 9। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।